हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। पहेली और बूजो अपने अंकल के घर गए अपने समर वेकेशन में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड्स। उनके जो अंकल थे वो एक फार्मर थे, किसान थे। एक दिन उन लोगों ने कुछ टूल्स देखे जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो इन द फील्ड, अपने फील्ड में। You have learned that all living organisms require food. आप लोग को पता होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद से ही बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद सिंथेसिस करते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स के साथ ही ह्यूमंस भी अपना फूड खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। सो इसलिए जो एनिमल्स है वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। पर हमें फूड की ज़रूरत क्यों है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आप लोग पहले से जानते होंगे कि जो कि एनर्जी है फूड से जो हमें मिलती है ये यूटिलाइज होती है ऑर्गेनिजम्स की वेरियस बॉडी फंक्शन से, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। हम लोग अपना फूड प्लांट्स और एनिमल्स या दोनों से ही हमें मिलता है। In order to provide food for a large scale population, large population, regular production, proper management and distribution is necessary. एक लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना, इनमें जो रेगुलर प्रोडक्शन और प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत नेसेसरी है। यानी कि एक लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना, इनमें रेगुलर प्रोडक्शन यानी हमेशा प्रोडक्शन करना, एक प्रॉपर से मैनेजमेंट करना और डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत ज़रूरी है, ये नेसेसरी है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। 10,000 साल तक पीपल जो थे, लोग वो नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब मूविंग पीपल। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। और वो घूमा करते थे एक ग्रुप में, प्लेस टू प्लेस, एक मतलब कि फूड और शेल्टर की तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। और वो कच्ची फल खाते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे। फिर उन लोगों ने एनिमल्स का शिकार करना भी अपने फूड के लिए स्टार्ट कर दिया। Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. फिर धीरे धीरे उन लोगों ने एक लैंड को कल्टीवेट करा और उसमें राइस प्रोड्यूस करे, वीट प्रोड्यूस करी और अदर फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करा। तब से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब भी एक प्लांट, वो भी उसके सेम काइंड का एक प्लांट को कल्टीवेट करा जाता है एक लार्ज प्लेस में, लार्ज स्केल में, उसे क्रॉप कहते हैं। जैसे कि कोई वीट की क्रॉप है, उसे हम लोग कई सारे वीट के क्रॉप को हम लोग एक लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करें, उसे हम लोग क्रॉप्स कहेंगे। For example, crop of wheat means that all
of that all the plants grown in a field are that of wheat। यानी कि जो wheat होते थे, जो wheat मतलब कि जो फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए जो क्रॉप ऑफ wheat है, मतलब कि जितने भी प्लांट्स है जो कि एक फील्ड में ग्रो हो रहे हैं, वो सारे wheat के ही प्लांट है। You already know that crops are of different types of like cereal, vegetables and fruits। आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि जो क्रॉप्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे कि सीरियल क्रॉप्स, वेजिटेबल्स क्रॉप्स एंड फ्रूट्स क्रॉप्स। These can be classified on the basis of the season in which they grow। और ये जो क्रॉप्स हैं ये क्लासिफाइड करी जाती हैं इनके सीज़न के हिसाब से, जिस सीज़न में ये ग्रो होती हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है वो एक बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ये सारे क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया में है, वेरी करती हैं एक रीजन या अनदर रीजन में। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि यहाँ पे एक मतलब कि यहाँ पे कई सारी जो क्रॉप्स होती हैं अलग अलग वैरायटी की, वो सारी ग्रोन करी जाती है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, यानी कि जो टू टाइप्स की जो क्रॉप्स होती हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो होती हैं, वो होती हैं खारिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। खारिफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, वो सारी क्रॉप्स खारिफ क्रॉप्स कहलाई जाती हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। यानी कि जो इंडिया में रेनी सीजन है वो जून टू सितंबर ही होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। यानी कि जो पैडी है, मेज है, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं। अब है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। यानी कि वो क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती हैं अक्टूबर टू मार्च के बीच में, वो सारी क्रॉप्स राबी क्रॉप्स कहलाई जाती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स, यानी राबी क्रॉप्स के जो उदाहरण है वो है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। यानी कि जो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड, ये सारी राबी क्रॉप्स हैं। Beside these pulse and vegetables are grown during summer at many places। यानी कि ये जो पल्स दाल होती हैं ये इंडिया में बहुत जगह समर्स में उगाई जाती हैं। इनकी ग्रोथ समर्स में होती है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over a period of time। यानी कि जो कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की, इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फार्मर को करनी होती हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your हाउस। और ये एक्टिविटीज़ बिल्कुल मैच करती है वैसी एक्टिविटीज़ जो कि गार्डनर करता है और जो आप भी करते हैं जब अपने घर में कोई ऑर्नामेंटल प्लांट्स को लगाते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर referred to as a agriculture practices which are listed below। और वो सारी जो एक्टिविटीज़ है जो कि फार्मर्स को एक पीरियड ऑफ टाइम में करनी होती है, वो सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि नीचे लिस्टेड हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड, सोइंग। थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ, इरीगेशन। फिफ्थ, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। सिक्स्थ, हार्वेस्टिंग एंड सेवन्थ, स्टोरेज। ये सेवन्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फार्मर को एक पीरियड ऑफ टाइम में करनी होती है किसी क्रॉप को उगाने के लिए। तो हमारा फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप।
यानी कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है ये एक फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर का वो ये होता है कि सॉइल को टर्न करना और सॉइल को लूज करना। This allows the roots to penetrate deep into the soil. इसी से जो रूट्स होती हैं ये डीप इनसाइड तक ये ज़्यादा अंदर तक जाती हैं सॉइल के। Thus loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. इसी और ये जो सॉइल को लूजन करा जाता है ये रूट्स की ऐसी मदद करता है कि जो रूट्स हैं ये जबकि काफ़ी अंदर तक होती हैं ये काफ़ी अंदर तक होती हैं सॉइल की, लेकिन फिर भी ये ब्रीथ ईजिली कर लेती हैं इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। जब भी लेकिन तब भी जब वो डीप इनटू तक यानी कि वो काफ़ी अंदर तक होती हैं सॉइल के और तब भी वो ईजिली ब्रीथ कर लेती हैं। इसी ये हेल्प ये जो ईजिली इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि जो सॉइल है उसे लूजन कर दिया गया है, उसे टिलिंग कर दी गई है यानी उसे टर्न कर दिया गया है। यही होता है एक बेनिफिशियल ये एडवांटेज होता है कि सॉइल को टर्न करना और उसे लूजन करना। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? लेकिन क्यों जो लूजनिंग ऑफ सॉइल है ये कैसे मदद करता है सॉइल रूट्स को ईजिली ब्रीथ करने में? The loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil. ये जो loosened soil होती है ये earthworms और जो microbes होते हैं इनकी growth को मदद करता है जो कि soil में present होते हैं। These organisms are friends of the farmers. ये जो organisms होते हैं ये organisms farmer के friends होते हैं। Since they further turn and loosen the soil and add humus to it और ये ऑर्गेनिज्म सॉइल को टर्न करते हैं, उन्हें लूज करते हैं और सॉइल में ह्यूमस को ऐड करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन? पर लेकिन ये जो सॉइल होती है इसको टर्न करना और लूजन करने की क्यों ज़रूरत होती है? इसको क्या नीड है इसकी? यू हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट soil contains minerals, water, air and some living organisms. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा होगा कि जो मिनरल्स, वाटर और एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सॉइल में रहती हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organisms. और जब भी कोई भी डेड प्लांट्स या डेड बॉडी होती है किसी भी एनिमल्स की वो सॉइल में पड़े पड़े डिकम्पोज हो जाती है। ये इसलिए डिकम्पोज हो जाती है क्योंकि जो सॉइल में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ले लेते हैं और उसे मिट्टी में पूरी तरह से मिला देते हैं, इसलिए वो डिकम्पोज्ड होती हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. और जितने भी जैसे कि कोई एनिमल है उसकी डेड बॉडी में कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और उसे डिकम्पोज करने के बाद उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में रिलीज्ड बैक हो जाते हैं यानी कि वो वापस सॉइल में आ जाते हैं। These nutrients are again absorbed by plants और ये न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल में रिलीज बैक हो जाते हैं ये फिर प्लांट्स इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Since only a few centimeters of top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients. यानी कि जो टिलिंग होती है और लूजनिंग होती है सॉइल की ये अच्छे से मतलब कि जो सॉइल होती है उसको टर्न करा जाता है, इससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फ्यू सेंटीमीटर्स नीचे होते हैं। ये सारी न्यूट्रिएंट्स ये ऊपर टॉप लेयर में आ जाते हैं जिससे जो प्लांट्स होती हैं उनके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है।
turning and loosening of soil brings the nutrients rich soil so that plants can use these nutrients। और इस वजह से जो जितने भी nutrients होते हैं वो टॉप लेवल में आ जाते हैं। इस वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से यूज कर लेते हैं इनका nutrients का। Thus टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ अ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए जो टर्निंग और लूजनिंग होती है सॉइल की ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। और ये जो प्रोसेस होता है सॉइल को टर्न करना और लूजन करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है टिलिंग और प्लोइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। और ये प्लो की मदद से करा जाता है। प्लो मतलब हल। प्लो मतलब हल। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। यानी कि जो हल होते हैं वो वुडन के बने होते हैं या फिर आयरन के बने होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, सूख चुकी है, तो इसको प्लोइंग से पहले इसको वाटरिंग की ज़रूरत होगी। यानी इसमें हल चलाने से पहले उसमें पानी डालना पड़ेगा। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल्स कॉल्ड क्रम्स। यानी कि जो प्लोड यानी जिस फील्ड में हल चल चुका है उस फील्ड में काफ़ी बिग क्लम्प्स होते हैं ऑफ सॉइल्स के, उन्हें हम लोग क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन क्रम्स को तोड़ देना। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। यानी कि जो लेवलिंग करी जाती है फील्ड की, ये बहुत बेनिफिशियल होती है सोइंग में और इरीगेशन में। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। और ये जो सॉइल की लेवलिंग करी जाती है ये एक टूल होता है लेवलर, इसकी मदद से इसे करा जाता है। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in a proper mixing of manure with the soil. और कभी कभी जो टिलिंग करी जाती है सॉइल की उससे पहले उसमें मैन्योर ऐड कर दिया जाता है। इसका ये एडवांटेज होता है कि जो मैन्योर होता है वो सॉइल में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। और जो सॉइल होती है वो मॉइस्चर्ड यानी नमी हो जाती है सॉइल में उसमें बीज लगाने से पहले। तो ये हमारा टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।